नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम निकोल बार्ट के उपन्यास एवरीथिंग वी डिडंट से के एक विस्तृत सारांश की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी के पॉइंट्स बताना नहीं है, बल्कि इस सार से क्या संकेत मिलते हैं, विषय कितने गहरे हैं और ये सस्पेंस और फैमिली ड्रामा मिलकर क्या बनाते हैं, ये समझना है। हाँ, मतलब सिर्फ समरी पढ़ना नहीं, उसके अंदर झांकना। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और हम इसी के आधार पर कहानी का ताना बाना, किरदारों की उलझनें और शायद लेखक की शैली, इन सब पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में चलते हैं। सोचिए जरा, करीब 15 साल, इतना लंबा वक्त। एक लड़की है जूनिपर बेकर। वो अपने छोटे से ग्रामीण गृहनगर जेरिको, आयोवा वापस लौटती है। ये वही जगह है जिसे उसने हाई स्कूल ग्रेजुएशन और पहले प्यार के ठीक बाद छोड़ दिया था। और छोड़ा क्यों था? क्योंकि उसके भाई पर शक था, उनके पड़ोसियों कैल और बेथ मर्फी की बेरहमी से हुई दोहरी हत्या का। बाप रे, काफी भारी वजह। हाँ, और इस घटना ने पूरे परिवार और कस्बे को हिला दिया था। सालों बाद वो वापस आई है। कहने को तो वजह है कि एक दोस्त की मदद करनी है और अपनी बेटी से मिलना है, जिससे वो सालों से दूर थी। अच्छा, बेटी भी है जिसे उसकी माँ ने पाला है ना? हाँ, बिल्कुल, जिसे जूनिपर की माँ ने पाला। लेकिन जैसा होता है ना ऐसी कहानियों में, असली वजह कुछ और होती है। ये सारा इशारा करता है कि जूनिपर की वापसी का असली मकसद है उस हत्याकांड की सच्चाई जानना और अपने भाई के नाम से ये दाग हटाना। ये तो एक क्लासिक सेटअप है। घर वापसी, अनसुलझा अतीत और सच की तलाश। हाँ, बिल्कुल। ये सेटअप हमें फौरन कहानी के इमोशनल और रहस्य वाले कोर में खींच लेता है। और यहाँ जो बात इस सारांश को दिलचस्प बनाती है, वो है कहानी कहने का तरीका। इसमें बताया गया है कि कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है। अच्छा। हाँ, एक तो आज का वक्त जिसमें जूनिपर जांच कर रही है, और दूसरी वो 14 साल पहले की गर्मी जब वो हत्याएं हुई थीं। वो डबल टाइमलाइन। हाँ, और ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये धीरे धीरे जानकारी देने, सस्पेंस बढ़ाने और अतीत की परतें खोलने का एक बहुत कारगर तरीका है। हाँ, ये दोहरी समय रेखा तो काफी अहम लगती है। ये सिर्फ रहस्य किश्तों में नहीं खोलेगी, बल्कि शायद ये भी दिखाएगी कि अतीत आज को कैसे प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देख पाते होंगे कि जूनिपर आज जो फैसले ले रही है या जिन लोगों से मिल रही है, उनका उस अतीत से क्या लेना देना है। सारांश इस बात पर भी जोर देता है कि ये कहानी सिर्फ किसने मारा टाइप की नहीं है। सही कहा। वो तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा। सारांश साफ करता है कि कहानी का बड़ा हिस्सा परिवारों के अंदर दबे हुए राज, विश्वासघात और वो बातें जो कहीं नहीं गईं, उनके इर्द गिर्द घूमता है, जिनका रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि कई बार जो बातें नहीं कही जाती ना, वो कही गई बातों से ज्यादा जहर फैलाती हैं। ये चुप्पी, ये रिश्तों में दरार डाल सकती है, गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं, भरोसा तोड़ सकती है। सार पढ़कर तो लगता है कि उपन्यास इसी साइकोलॉजिकल पहलू को बहुत गहराई से देखता है। तो ये सिर्फ एक बाहरी तहकीकात नहीं है, एक अंदरूनी सफर भी है। हाँ। और यहीं पे परिवार और क्षमा वाला थीम आता है, जिसका जिक्र सारांश में है। जूनिपर सिर्फ हत्या का सच नहीं जानना चाहती, बल्कि अपनी बेटी के साथ भी रिश्ता बनाना चाहती है। वो बेटी जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था, ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, और जिसे उसकी माँ ने पाला, ये अपने आप में एक बहुत उलझी हुई भावनात्मक स्थिति है। फिर उसे अपने भाई की वो खराब इमेज और अपने परिवार के बिखरे हुए रिश्ते, इन सबसे भी जूझना है। सही। तो सार से लगता है कि कहानी इन दोनों मोर्चों पर चलती है, बाहर का रहस्य और अंदर का भावनात्मक संघर्ष। हाँ, और शायद यही संतुलन कहानी को ज्यादा मजबूत बनाता होगा। बाहरी रहस्य कहानी को आगे बढ़ाता है, थ्रिल देता है, जबकि अंदरूनी संघर्ष किरदारों को गहराई देता है, उन्हें असली इंसान बनाता है। और क्षमा वाला सवाल। हाँ, क्षमा का सवाल यहाँ बहुत अहम हो जाता है। क्या जूनिपर खुद को माफ कर पाएगी? क्या उसकी बेटी उसे माफ कर पाएगी? क्या परिवार अतीत के बोझ से निकल पाएगा? ये सवाल कहानी को सिर्फ एक थ्रिलर से कहीं ज्यादा बना देते हैं। ये उन घावों की कहानी बन जाती है जो वक्त के साथ भरते नहीं, बल्कि रिश्ते रहते हैं, खासकर जब सच दबा हुआ हो। और इस दबे हुए सच को कुरेदने के लिए एक और दिलचस्प किरदार आता है। सारांश में जिक्र है एक ट्रू क्राइम पॉडकास्टर। अच्छा, ये तो बहुत आज का एलिमेंट है। हाँ, आजकल ट्रू क्राइम पॉडकास्ट का बहुत चलन है
और वो अक्सर पुराने ठंडे मामलों को फिर से चर्चा में ले आते हैं। ये पॉडकास्टर वाला एंगल कहानी में कई परतें जोड़ता होगा। एक तरफ तो ये जूनिपर की जांच में मददगार हो सकता है, शायद कोई नई जानकारी ले आए या लोगों को बोलने के लिए उकसाए। हाँ, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये चीजों को और उलझा भी सकता है। मीडिया का ध्यान निजी त्रासदियों को पब्लिक तमाशा बना देता है कई बार। सही बात है। किरदारों पर दबाव बढ़ सकता है, सच की खोज और धुंधली हो सकती है। बिल्कुल। और ये न्याय और छुटकारा वाले विषय को भी एक नया आयाम देता है। जूनिपर सिर्फ अपने लिए सच नहीं खोज रही, सारांश कहता है कि वो पीड़ितों के लिए न्याय और अपने परिवार के नाम से कलंक मिटाना चाहती है। पॉडकास्टर का आना इस खोज को पब्लिक बना देता है, तो दांव और ऊंचे हो जाते हैं। बिल्कुल। इस सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कानून की सजा है या इसमें समाज की स्वीकृति और अपनी शांति भी शामिल है? और क्या ये बाहरी दखल जैसे पॉडकास्टर्स का न्याय पाने में मदद करता है या रुकावट डालता है? ये बहुत अच्छे सवाल हैं, और सारांश जिस तरह इन चीजों का जिक्र कर रहा है उससे लगता है उपन्यास इन सवालों से सीधे टकराता है। अच्छा, कहानी की सेटिंग का भी जिक्र है, ग्रामीण आयोवा। हाँ। सारांश कहता है कि सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है बल्कि कहानी का हिस्सा है। इसमें इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, पर्यावरण की चिंताएं, छोटे शहर की पॉलिटिक्स, पीढ़ियों के बीच के मतभेद, ये सब मुद्दे कहानी में बुने गए हैं। ये पहलू मुझे दिलचस्प लगा। हाँ, सेटिंग अक्सर ऐसी कहानियों में एक किरदार की तरह काम करती है। छोटा ग्रामीण कस्बा, वहाँ का माहौल अपने आप में एक दबाव बना सकता है। सही। जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है या जानने का दावा करता है, वहाँ राज रखना और मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही वहाँ गहरी जड़ें जमाए वफादारियाँ होती हैं, पुराने झगड़े होते हैं जो सच को बाहर आने से रोक सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और पर्यावरण वाले मुद्दे हैं? हाँ, सारांश का ये कहना कि ये मुद्दे कहानी का हिस्सा है, ये इशारा करता है कि शायद हत्या के पीछे का मकसद इन बड़े सामाजिक आर्थिक तनावों से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश नहीं। शायद ये कहानी को सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े से बड़ा कैनवास देता है। ये सेटिंग किरदारों की प्रेरणाओं को भी तो आकार दे सकती है। क्या पता कैल और बेथ मर्फी की हत्या का कनेक्शन जमीन, पानी या लोकल पावर स्ट्रगल से हो? बिल्कुल मुमकिन है। छोटे शहरों में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। सारांश ये भी कहता है कि किताब में काव्यात्मक गद्य और यथार्थवादी चित्रण का मिश्रण है। ये कॉम्बिनेशन उस ग्रामीण माहौल की खूबसूरती और कठोरता दोनों को उभार सकता है, कहानी के मूड को और गहरा बनाता होगा। ये यथार्थवाद और काव्यात्मकता का मिश्रण ये पाठक को उस जगह और वहाँ के लोगों से इमोशनली जोड़ने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ फैक्ट्स और घटनाओं का ब्यौरा नहीं रह जाता, एक अनुभव बन जाता है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सेटिंग, वो डबल टाइमलाइन, ट्रू क्राइम पॉडकास्टर, ये सब मिलकर एक उलझी हुई पहेली बनाते हैं। और इस पहेली के केंद्र में है जूनिपर की यात्रा। तो जूनिपर की इस यात्रा का सार क्या निकलता है? सारांश कहता है कि उसकी सच्चाई की खोज सिर्फ एक थ्रिलिंग मिस्ट्री सुलझाना नहीं है, बल्कि सुलह के लिए एक गहरी भावनात्मक खोज भी है। सुलह, रिकॉन्सिलिएशन। उसे दर्दनाक यादों का सामना करना पड़ता है और दिल तोड़ने वाले विकल्प चुनने पड़ते हैं। ये लाइन ये बहुत कुछ कह दी है। हाँ, मतलब सच जानना आसान नहीं होगा और शायद सच जानने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हाँ, ये दिल तोड़ने वाले विकल्प वाली बात जरूरी है। ये इशारा करता है कि शायद सच सामने आने पर जूनिपर को कुछ ऐसा पता चले जो उसके रिश्तों को और भी ज्यादा उलझा दे, या उसे किसी अपने के बारे में ही कठोर सच्चाई का सामना करना पड़े। अच्छी रहस्य कहानियां अक्सर किरदारों को ऐसी नैतिक दुविधाओं में डालती हैं जहां सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। ये भावनात्मक खोज कहानी को मानवीय बनाती है। पढ़ने वाला सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि कातिल कौन है, बल्कि ये भी कि इस पूरी प्रक्रिया का जूनिपर पर क्या असर होता है। और अंत में समाधान, क्लाइमैक्स, सारांश एक अप्रत्याशित मोड़ का संकेत देता है, एक ट्विस्ट। हाँ, जो असली हत्यारे को उजागर करता है और कहानी को एक संतोषजनक और विश्वसनीय समाधान तक पहुंचाता है। ये विश्वसनीय शब्द महत्वपूर्ण है। अक्सर रहस्य कहानियों में मोड़ चौंकाने वाले तो होते हैं, पर लॉजिकल नहीं लगते। बिल्कुल, कि अरे ये कहां से आ गया। हाँ, एक अच्छा रहस्य वही है जिसका समाधान चौंकाने के साथ साथ कहानी के ताने बाने में फिट बैठे, जिसके सुराग पहले से मौजूद हों, भले ही हमने ध्यान न दिया हो।
सारांश का ये दावा कि समाधान विश्वसनीय है, ये बताता है कि लेखक ने कहानी की पहेली को ध्यान से बुना है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि उपन्यास, रहस्य और पारिवारिक ड्रामा के बीच संतुलन कैसे साधता है। सारांश का निष्कर्ष है कि ये संतुलन अच्छी तरह से साधा गया है, जिससे ये दोनों तरह के पढ़ने वालों के लिए दिलचस्प बन जाता है, जिन्हें रहस्य पसंद है और जो किरदारों के भावनात्मक सफर में रुचि रखते हैं। तो कुल मिलाकर इस सार को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग वी डिडंट से एक बहुस्तरीय कहानी है। इसमें प्यार है, नुकसान है, वो राज हैं जो परिवारों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। ये आयोवा के ग्रामीण इलाके की पृष्ठभूमि में सेट है, जो कहानी को एक खास माहौल और गहराई देता है। हाँ, डबल टाइमलाइन और ट्रू क्राइम पॉडकास्टर जैसे एलिमेंट इसे स्ट्रक्चर के लिहाज से और आज के हिसाब से दिलचस्प बनाते हैं। सही। सारांश से विचारोत्तेजक यानी थॉट प्रोवोकिंग और सस्पेंसफुल कहता है, मतलब ये आपको सोचने पर भी मजबूर करती है और आपकी दिलचस्पी भी बनाए रखती है। हाँ, मुख्य बात यही है कि ये सिर्फ एक घटना, हत्या के बारे में नहीं है, बल्कि उसके नतीजों, उसके इर्द गिर्द बुने गए राजों के जाल और उन रिश्तों के बारे में है जो इस जाल में उलझ जाते हैं। जुनिपर की घर वापसी सिर्फ एक जगह पर लौटना नहीं है, बल्कि समय और यादों में एक यात्रा है, जहां उसे न सिर्फ हत्यारे का सामना करना है, बल्कि अपने अतीत, अपने डर और शायद अपनी गलतियों का भी सामना करना है। तो हमने एवरीथिंग वी डिडंट से के सार के आधार पर इसके संभावित मूल तत्वों और विषयों की काफी गहराई से पड़ताल की है। ये घर वापसी, अतीत का सामना करने और एक छोटे शहर में दबे पारिवारिक रहस्यों के जटिल जाल को सुलझाने की कहानी लगती है। निश्चित रूप से इस सार से जो सबसे अहम बात उभरती है वो है रहस्य की पहेली और पारिवारिक रिश्तों की भावनात्मक गहराई के बीच का तालमेल। ग्रामीण आयोवा की सेटिंग इस कहानी को एक ठोस जमीन देती है। रहस्य, विश्वासघात, क्षमा, न्याय और सच्चाई की खोज, ये थीम इस साल में बहुत मजबूती से दिखते हैं। ये सिर्फ ये जानने की कहानी नहीं लगती कि किसने किया, बल्कि ये समझने की भी कि क्यों किया और इसका उन सभी लोगों पर क्या असर पड़ा जो पीछे रह गए या सच से दूर भागते रहे। इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। हाँ, सारांश में कहा गया है कि जूनिपर का एक मकसद अपनी बेटी से दोबारा जुड़ना भी है, जिसे उसकी माँ ने पाला। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हत्यारे का पता लगाना और शहर के रहस्यों का सामना करना सिर्फ अतीत को सुलझाने का जरिया है, या ये जूनिपर के परिवार के भीतर भविष्य के रिश्तों को भी नया आकार देगा? अच्छा पॉइंट है। मुख्य रहस्य सुलझा जाने के बाद कौन सी अनकही बातें आखिरकार कही जा सकेंगी? क्या सच सामने आने के बाद रिश्ते जुड़ेंगे या और बिखर जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद असली कहानी की जटिलता वहीं से शुरू होती है, रहस्य खुलने के बाद। बिल्कुल, शायद यही वो चीज है जो पाठक को सोचने के लिए छोड़ देती है।